दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 जनवरी 2022 के डेली वोकैब क्लासेस के साथ। आपको पता ही द हिंदू का एडिटोरियल और उससे रिलेटेड जितनी भी वोकैबलरी होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए आज का पहला आर्टिकल देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा था कि आपने EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसके लिए 8 लाख का क्राइटेरिया रखा है, किस आधार पर रखा है, जबकि OBC के लिए भी सेम रखा है। तो उसका रिस्पॉन्स पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। राइटर ने आर्टिकल में छापा है इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, यानी कि इनएडिक्वेट सही तरीके से रिस्पॉन्स उत्तर नहीं आया है, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आया है। इनएडिक्वेट मतलब सही तरीके से नहीं। दी 8 लाख इनकम क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई EWS आर नॉट रीजनेबली एक्सप्लेन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया है EWS को आइडेंटिफाई करने के लिए, रीजनेबली मतलब सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। द सबमिशन बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी, गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी द्वारा जो सबमिशन यानी जवाब दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि जो एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख है वो एक रीजनेबल थ्रेशोल्ड है, यानी एक सही लिमिट है, लोअर लिमिट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई यानी डिटरमाइन करने के लिए। डिटरमाइन मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो सबमिटन कहा गया है कि 8 लाख जो है सही लिमिट है, ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में, डज नॉट सीम्स, ऐसा नहीं लग रहा है, डज नॉट सीम्स टू होल्ड वाटर, अपना स्थान बनाए रख पाएगा। होल्ड वाटर मतलब क्या होता है, ये मेक सेंस मतलब इलॉजिकल हो गया ना ये तो, कि 8 लाख आपने OBC के लिए रखी है, 8 लाख EWS के लिए, और जो कमेटी है उसने भी अपने रिस्पॉन्स में यानी सबमिशन में कहा है कि 8 लाख सही थ्रेशोल्ड है। नहीं लगता है कि ये जवाब जो है आने वाले समय में टिक पाएगा। होल्ड वाटर, आपने कभी तैरते हुए व्यक्ति को देखा होगा, अगर वो वाटर को होल्ड कर देता है तब तो वो तैर पाएगा, वरना वो डूब जाएगा। तो ऐसे ही कमेटी का जो रिस्पॉन्स है, ये नहीं लगता है कि भैया वापस में तैर पाएगा या फिर होल्ड वाटर। आप समझ ही सकते हैं मैं क्या करना चाहता हूँ, टू होल्ड वाटर। द सबमिशन रिजेक्टेड द नोशन, सबमिशन ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। नोशन मतलब होता है आपका विचार, ठीक है, इस विचार कॉन्सेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। दैट द गवर्नमेंट हैड मैकेनिकली एडॉप्टेड 8 लाख एज द कट ऑफ, कि गवर्नमेंट ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद 8 लाख की कट ऑफ जो है तय की है। बिकॉज इट वॉज यूज टू आइडेंटिफाई द OBC क्रीमी लेयर, क्योंकि सेम यही क्राइटेरिया OBC क्रीमी लेयर को भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया गया था। बाय असर्टिंग दैट द इनकम क्राइटेरिया वॉज मोर स्ट्रिंजेंट देन द वन फॉर द ओमिक लेयर। सबमिशन जो कहता है वो कहता है कि OBC क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने से ज़्यादा टफ है EWS क्राइटेरिया। मेरे ख्याल से सबमिशन ने अपनी रिपोर्ट में थोड़ा सा सही कहा है, क्योंकि प्लॉट की वैल्यू भी, अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो आप EWS का फ़ायदा नहीं ले सकते, जबकि OBC का आप कभी भी ले सकते हैं। 8 लाख से कम इनकम है मतलब आप OBC में आते हैं। EWS के लिए 50 और क्राइटेरियाज हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी जो ईयरली इनकम 5-6 लाख होगी, चलो हो सकती है 5 लाख मुश्किल से, लेकिन बोल दिया कि आप 1000 स्क्वायर फीट के मकान में अगर रहते हैं तो EWS क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं। तो भैया नहीं ले सकते कोई। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि EWS वालों की कट ऑफ जो है OBC से कम जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि EWS वाले बहुत मात्रा में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। ये 1000 स्क्वायर फीट का जो प्लाट साइज लगा रखा ना आपने, इसकी वजह से EWS वाले अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो कट ऑफ लो रहती है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ेगी तब जब EWS वालों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन होना चाहिए पहले। चलिए हम देखते हैं वापस। दिस जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन अ फ्यू मोर क्राइटेरिया दैट एक्सक्लूड सम इनकम एंड ऑक्यूपेशनल पैरामीटर्स। ये जस्टिफिकेशन जो दिया गया है कमेटी द्वारा, यानी जो प्रत्युत्तर दिया गया है, ये बताता है कि कुछ और ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि इनकम और ऑक्यूपेशनल पैरामीटर पर आधारित हैं, वो OBC की क्रीमी लेयर से अधिक हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, मतलब राइटर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस नहीं कर पाएगा, नॉट कन्विंसिंग है, क्योंकि कोर्ट का जो की क्वेश्चन था वो अभी भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है और वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सबमिशन अगर ये बात कही कि 5 और जो क्राइटेरिया हैं, कोर्ट को ये बात समझनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये 8 लाख वाला क्राइटेरिया जो है थोड़ा ज़्यादा है, ये 5 या 6 लाख के आसपास होना चाहिए। आपको प्लॉट साइज हटाना पड़ेगा। आप क्रीमी लेयर वाली जो कट ऑफ है यानी 5 लाख, उसको कम करिए। प्लॉट साइज 1000 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर फीट, अरे भैया इससे कम तो गाँव में घर ही नहीं होता किसी का। द कोर्ट हैज सेट द OBC कैटेगरी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। कोर्ट ने कहा है कि OBC कैटेगरी सोशली यानी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बैकवर्ड है। उसके अलावा कई सारी ऐसी इम्पीडिमेंट्स हैं। इम्पीडिमेंट्स क्या होता है?
देखिए, इम्पेडिमेंट्स मतलब होता है रुकावटें होती हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इम्पेडिमेंट्स मतलब हिंड्रेंस, है ना, ब्रैकेट्स या फिर बैरिकेड्स, ऐसी और कई सारी रुकावटें हैं जो ओबीसी को समाज में आगे आने से रोकती हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वुड बी आर्बिट्री टू प्रोवाइड, क्या ईबी जो ईडब्ल्यूएस है उसको सेम इनकम लिमिट देना सही होगा ओबीसी के समान? आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब क्या सही होगा, इलॉजिकल तो नहीं है, तो इलॉजिकल ही है, आर्बिट्री मतलब इलॉजिकल हो गया। द सबमिशन डज नॉट एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड, जो सबमिशन दिया गया है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता है इस आंसर को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। ऑन वेदर एट ऑल द डिफरेंस इन परचेसिंग पावर अक्रॉस अर्बन रूरल रीजन, और उसके अलावा अर्बन रूरल एरियाज में परचेसिंग पावर कैपेसिटी में भी अलग अलग डिफरेंस रहता है, पर कैपिटा इनकम में भी अलग अलग डिफरेंस रहता है स्टेट्स के बीच में। तो ऐसे में आप 1000 स्क्वायर फीट सेम जगह पे कैसे ले सकते हैं? महाराष्ट्र में 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट जो होगा वो अलग वैल्यू रखेगा, और यहीं पर यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में अलग। तो ये सही बात कही है राइटर ने कि आप कैसे सेम क्राइटेरिया रख सकते हैं एक अलग स्टेट में रहने वाले पर कैपिटा इनकम में और एक यहाँ पे। ये जो एक्सरसाइज अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट द्वारा ये इनफीजिबल एंड कॉम्प्लेक्स है। इनफीजिबल मतलब क्या है? नॉट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी उलझी पुलझी है। बट वाइल असर्टिंग दैट एन एनुअल फैमिली इनकम क्रिएशन ऑफ 8 लाख इज राइट अप्रोच, लेकिन जब इस बात को कहा गया कि जो 8 लाख की इनकम है वो राइट अप्रोच है, ये ठीक नहीं। कमेटी डज नॉट प्रेजेंट एनी डाटा ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस पर्सन इन द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन दिस। तो 8 लाख इनकम क्राइटेरिया को कमेटी ने कह दिया ये सही है, लेकिन ऐसा कोई डाटा रिप्रेजेंट नहीं किया जिससे पता चले कि पॉपुलेशन कितनी है ईडब्ल्यूएस वाले लोगों की जो कि 8 लाख से नीचे हैं। इफ़ अवेलेबल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे देखा जाए 2011-12 का जो एनएसएसओ रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय है, ये जो है 8 लाख से काफ़ी कम है। अब बल्क ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एलिजिबल, अब 8 लाख से काफ़ी कम हो गया, इसका मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन 8 लाख के नीचे है और वो रिजर्वेशन के लिए क्या होगी? एलिजिबल होगी। ये जो है रेंडरिंग है, उलझा पुलझा है, और ये जो लिमिट दी गई है 8 लाख ये इलॉजिकल है। तो आप समझिए, ये जो आप सर्विस दे रहे हैं कि 8 लाख से, रेंडिंग मतलब ये जो आप कह रहे हैं सर्विस देने लोगों को कि हाँ भाई ज्वाइन कर सकते हैं 8 लाख से आप तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, ये इरेशनल है क्योंकि 8 लाख से नीचे बहुत बड़ी पॉपुलेशन आ जाएगी। कमेटी का जो ये कहना है असर्शन, यानी जो कमेटी जोर देके कह रही है, एक्सप्लेन कर रही है, इंसिस्ट कर रही है कि 8 लाख जो प्रोवाइड की गई है इनकम क्राइटेरिया वो इफेक्टिव टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से भी कई ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि अगर इफेक्टिव टैक्स इनकम लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए है तो कैसे आप 8 लाख रुपए जो है डिसाइड कर सकते हैं किसी को इनकम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देखने के लिए। तो ये कमेटी तब सो रही थी जब ओबीसी को 8 लाख कर दिया गया, कमेटी तब क्यों नहीं जग रही थी? तब ओबीसी ने ये क्वेश्चन, आपकी कमेटी ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया कि ओबीसी को 8 लाख कैसे दे सकते हैं आप, इसको 2.5 लाख दीजिए ना, क्योंकि इनकम क्राइटेरिया। तो देखिए गवर्नमेंट है राइट विंग की, और आपका जो द हिंदू में आर्टिकल आते हैं वो लेफ्ट विंग वाले लिखते हैं, तो हमेशा गवर्नमेंट का प्रतिरोध रहेगा। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो ईडब्ल्यू इसमें सही करने वाली हैं, जैसे इनकम क्राइटेरिया 8 लाख बहुत ज़्यादा होता है, ये 5 से 6 लाख होना चाहिए, और प्लॉट साइज वगैरह ये सब कुछ हटा देना चाहिए। ठीक है। द सबमिशन लेज इम्फेसिस ऑन द फैक्ट, सबमिशन इस बात पे जोर देता है कि जो रिसेंट इंट्रेंस एग्जाम है नीट यूपीएससी जेई, उसमें कई सारे इनकम टैक्स स्लैब में लोग रहे हैं, कई सारे इनकम स्लैब में रहे हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन अचीव किया है। हालांकि वो ओबीसी जैसे बैकवर्ड नहीं है सोशली और एजुकेशनल रूप से। अब सोचिए 5 से 8 लाख में भी थे ये लोग ईडब्ल्यूएस वाले, 2.5 से 5 लाख में थे, और 0 से 2.5 लाख में थे। ये कई सारे इनकम ब्रैकेट्स में थे, लेकिन इनको ओबीसी जैसा रिजर्वेशन मिला। लेकिन क्या सारे लोग अप्लाई कर पाए, ये भी देखना चाहिए। जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि संविधान संशोधन, वो कहता है कि 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा आइडेंटिफाई किया गया, और वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, अभी इस पर मोर क्लैरिटी चाहता है। सिक्स मतलब चाहना, मोर क्लैरिटी, और ज़्यादा क्लैरिटी चाहता है कि गवर्नमेंट ने किस आधार पर क्राइटेरिया जो है अडॉप्ट किया है ईडब्ल्यूएस सेक्शन को एलिजिबल और रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक है, ये हमारे आज के वकैब्स हैं। क्राइटेरियन मतलब आधार, ग्राउंड, किस बेसिस पर जो है रिजर्वेशन दिया गया क्राइटेरिया। ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपको पता ही है। रीजनेबली यानी जस्टिफाइबली, जस्टली, राइटली, अपनी बात कहने के लिए रीजनेबली एक्सेप्टेड नहीं है, आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते इसका। ठीक है। सबमिशन, प्रपोजल, थ्रेशोल्ड, लोअर लिमिट, अवेल,
ऑफर अवेल करते हैं ना आप, टेक एडवांटेज हो जाएगा। होल्ड वाटर, रिंग टू, बियर एग्जामिनेशन, बियर स्क्रूटनी, मेक सेंस, होल्ड अप, बी कन्विंसिंग। होल्ड वाटर फ्रेज है। नोशन मतलब हो गया आइडिया, बिलीफ, नोशन मतलब हो गया आइडिया, बिलीफ, कॉन्सेप्ट। मैकेनिकली मतलब हो गया विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो है गवर्नमेंट ने सुबह उठे सो के और बोल दिया 8 लाख क्राइटेरिया होगा। एडॉप्ट मतलब अपनाना, चूज सेलेक्ट, क्रीमी लेयर आपको पता ही है, अगर 3 साल तक आपकी इनकम जो है लगातार 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। असर्ट मतलब स्टेट, कहना, इंसिस्ट, जोर देके कहना, असर्ट मतलब। स्ट्रिंजेंट मतलब टफ, स्ट्रिक्ट। कन्विंसिंग मतलब भैया साउंड नहीं, अपनी बात जो है आप सार्थक नहीं कर पाएंगे, कन्विंसिंग, ठीक है। क्रेडिबल। इम्पेडिमेंट मतलब हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, बैरिकेड, बैरियर। आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब रैंडम, इरेटिक, ठीक है, कुछ भी इलॉजिकल टाइप का, आर्बिट्री मतलब। फिर परचेसिंग पावर, कुछ भी खरीदने की क्षमता, ठीक है। लखनऊ में समोसा जो है 7 रुपये का, 10 रुपये का है, महाराष्ट्र में मुंबई में कहाँ है 20 रुपये का, तो वो हो गई परचेसिंग पावर। पर कैपिटा प्रति व्यक्ति। आय, गवर्नमेंट, ये तो जीडीपी आप जानते ही हैं। अराइव एट मतलब अटेन, उपलब्ध होना, ठीक है। इनफीजिबल मतलब इनप्रैक्टिबल, इलॉजिकल, अनरीजनेबल। इंडिकेटर तो आपको पता ही है, इंडेक्स। हाउस होल्ड, फैमिली हाउस, हाउस होल्ड, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, पूरी फैमिली का खर्चा कितना आता है वो देखा गया। द बल्क ऑफ, बल्क ऑफ मतलब गुच्छा। लार्ज नंबर, रेंडर मतलब कॉस्ट टू बी, कॉस्ट टू बिकम, ठीक है। इरेशनल, अनरीजनेबल, इलॉजिकल। असर्शन मतलब डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट, असर्शन। स्लैब कैटेगरी होता है। ले इम्फेसिस ऑन, ये एक फ्रेज है। टू इम्फेसिस द इम्पॉर्टेंट, किसी बात पर जोर देकर कहना, ले इम्फेसिस ऑन। बंचिंग, ग्रुपिंग, ब्रैकेट्स, ग्रुपिंग, कैटेगरी। इन एनी केस, ये फ्रेज है। मोर एवर, वॉट एवर हैपेंस, इन एनी केस मतलब जो कुछ भी होता है अगर तो। सीख, आस्क फॉर, रिक्वेस्ट, चाहना, ठीक है, पढ़ाएं। अगला आर्टिकल है हमारा सूडान में क्राइसिस से रिलेटेड। जिन्होंने करंट अफेयर्स देखा हो उनको पता होगा कि सूडान के जो प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो जो वहाँ पे परिवर्तन हो रहा था डेमोक्रेसी की तरफ, वो वापस खतरे में आ गया है। ट्रांजिशन इन पेरिल, जो परिवर्तन हो रहा था वो पेरिल मतलब खतरे में आ गया है, रिस्क में आ गया है। ऑन मिलिट्री क्रैकडाउन इन सूडान, क्योंकि मिलिट्री क्रैकडाउन हो गया है, गतिरोध हो गया है सूडान में। द मिलिट्री शुड एंड द क्रैकडाउन इन सूडान एंड पेव द वे ऑफ डेमोक्रेसी, मिलिट्री को जो गतिरोध हो गया है सूडान में उसको समाप्त करना चाहिए। एंड पेव द वे, ये एक फ्रेज है, पेव द वे मतलब मार्ग प्रशस्त करना चाहिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरफ। द रेजिग्नेशन ऑफ सूडान सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक है पुश द कंट्री ऑलरेडी बैटर्ड बाय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड टी मिलिट्री प्रोटेस्ट एंड वायलेंस इनटू फर्दर क्योस। ऐसी कंट्री जो पहले ही से गड़बड़ी में चल रही थी, मतलब कि ऐसी कंट्री, ऐसा देश जो पहले ही से परेशान था, बैटर्ड मतलब डैमेज, तबाह था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी यानी राजनीतिक अनिश्चितता थी, और एंटी मिलिट्री प्रोटेस्ट चल रहे थे, हिंसा हो रही थी, ऐसे देश को सूडान के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक के रिजाइन ने वापस गड़बड़ी में यानी कि बहुत बुरे टाइम में ढकेल दिया है। अगर रिजाइन न करते तो शायद कुछ कम ही रहता है। मिस्टर हमदोक, जो अब्दुल्ला हमदोक प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक मिलिट्री कू, सैन्य तख्ता पलट के द्वारा हटा दिया गया था अक्टूबर में। बाद में उनको एक एग्रीमेंट के द्वारा उनकी पुनर्नियुक्ति की गई, रीइंस्टेटेड मतलब पुनर्नियुक्त की गई। और ये जो पुनर्नियुक्त की गई जनता को समझा नहीं पाई, क्योंकि मिलिट्री ने कू किया फिर उनको स्टेबल कर दिया, तो जनता को थोड़ा सा दाल में काला लगा। फेल्ड टू कन्विंस द प्रोटेस्टर दैट ही कुड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट दैट वुड कंप्लीट सूडान डेमोक्रेसी। अब रीइंस्टेट कर दिया इनको, तो प्रोटेस्टर्स को ये समझ में नहीं आया कि भाई मिलिट्री ने पहले तख्ता पलट किया, फिर वापस इनको स्टेबल कर दिया, रीइंस्टेट कर दिया, तो ऐसा लगता है कि अब भैया ये कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाएंगे जो सूडान को डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की तरफ ले जाएगा, बदलाव की तरफ ले जाएगा, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, लोकतंत्रवादी बदलाव। एज वायलेंट क्लैसेस कंटिन्यू, वायलेंट जो क्लैसेस थे, क्लैसेस मतलब क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई झगड़े, जो वायलेंट क्लैसेस थे ये कंटिन्यू रहे। मिस्टर हमदोक, जिनको ट्रेटर कहा जाता था, गद्दार कहा जाता था प्रोटेस्टर्स के द्वारा, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब उनको रिजाइन करना ही था। द क्राइसिस इज ऑफ द मिलिट्रीज ऑन मेकिंग, जो क्राइसिस हुआ है कहाँ पे, सूडान में, ये मिलिट्री की खुद की करनी है। सूडान वॉज ऑन सैलो बट स्टीडी ट्रांजिशन टुवर्ड्स डेमोक्रेसी अंडर द सोवरेनिटी काउंसिल। सोवरेनिटी काउंसिल यानी सब संप्रभु परिषद, सोवरेनिटी काउंसिल के तहत सूडान भले ही धीरे धीरे लेकिन लगातार डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था, परिवर्तित हो रहा था। ये जो सोवरेनिटी काउंसिल है
इसको पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के तौर पर बनाया गया था जनरल्स और सिविलियन लीडर्स के बीच में। जनरल मतलब आर्मी जनरल की बात की जा रही, लेकिन बट जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, लेकिन जनरल बुरहान द्वारा क्या किया गया, काउंसिल से हट जाया गया, डिसबैंडेड मतलब काउंसिल को इन्होंने छोड़ दिया और मिस्टर हमदोक को बाहर का रास्ता दिखा दिया, मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर बने थे हमदोक, उनको हटा दिया था। तब से मैस प्रोटेस्ट, बड़ी मात्रा में आंदोलन जो है शुरू हो गए 2018 से, और जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया कि वो मिलिट्री की प्रिविलेज, जो मिलिट्री के विशेष अधिकार वो बने रहें, इसीलिए उन्होंने कू करने की कोशिश की। क्योंकि जब सब कुछ ट्राई कर लिया, मिलिट्री के प्रिविलेज नहीं बने रहे क्योंकि सिविलियन लीडर आ गए, तो उन्होंने कू कर दिया एट लास्ट। दे फर्स्ट रिमूव लॉन्ग टाइम डिक्टेटर उमर अल बशीर, तो पहले तो उन्होंने उमर अल बशीर को हटाया जो डिक्टेटर तानाशाह था काफ़ी लंबे समय से, यानी डेमोक्रेसी से पहले से, और मिलिट्री ने अपने हाथ में पावर ले ली। इसके बाद वो एग्री हुए पावर शेयरिंग पर कि मिलिट्री और जो सिविलियन है वो साथ साथ पावर चलाएंगे। आफ्टर डायरेक्ट मिलिट्री रूल बिकेम अनसस्टेनेबल, क्योंकि डायरेक्ट मिलिट्री रूल जो है अनसस्टेनेबल बन चुका था। एंड व्हेन द सिविलियन लीडर्स वेयर कंसोलिडेटिंग पावर, अब जब इन्होंने देखा कि एग्रीमेंट के बाद मिलिट्री अपना काम कर रही थी, सिविलियन पावर में आ गए थे, सिविलियन पावर ले ही रहे थे यानी ढंग से काम कर ही थे, तब तो मिलिट्री को लगा भैया वो तो चले जाएंगे, उनकी प्रिविलेज चली जाएगी। मिलिट्री स्ट्रक अगेन थ्रू द कॉप, मिलिट्री ने गतिरोध उत्पन्न कर दिया तख्ता पलट के द्वारा। कॉप मतलब कू, सॉरी कॉप बोल रहा हूँ मैं, कू मतलब तख्ता पलट के द्वारा। बट वेयर दे एर्ड, मतलब एक गलती कर दी, एरर मतलब होता है गलती करना, एर्ड मतलब गलती कर दी कि उनको पता नहीं था कि प्रोटेस्टर की विल क्या है। वो प्रोटेस्टर्स यानी आंदोलनकारियों की विल, इच्छा को समझ नहीं पाए, उन्होंने कू कर दी। उन्होंने सोचा प्रोटेस्टर उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, प्रोटेस्टर इसके अगेंस्ट थे और वो डेमोक्रेसी चाहते थे। द मिलिट्री नाउ हैज़ पावर बट इज़ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हालांकि मिलिट्री के पास ताकत है लेकिन अब वो एक गलत सिचुएशन में फंस गई है। व्हेन जनरल बुरहान रीइंस्टेटेड मिस्टर हमदोक सेंस द सिक्योरिटी काउंसिल आफ्टर द कू, कू के बाद यानी तख्ता पलट के बाद सोवरेंटी काउंसिल की परमिशन के बिना, सेंस मतलब परमिशन के बिना, बिना सहमत के, जब जनरल बुरहान ने हमदोक को रीइंस्टेट कर दिया, पुनर्नियुक्त कर दी, ही मे हैव कैलकुलेटेड, उन्होंने शायद सोचा होगा कि मिलिट्री जो है कुड एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर द सिविलियन गवर्नमेंट। रीइंस्टेट करने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि मिलिट्री जो है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी, नियंत्रण कर लेगी। लेकिन ट्रांजिशन प्रोसेस में इलेक्शन भी इंक्लूड था, जो कि नहीं हुआ। बट विद मिस्टर हमदोक रिजिग्नेशन, और जो हमदोक ने रिजाइन कर दिया, तो ये जो जनरल बुरहान का प्लान था वो कोलैप्स हो गया, ढलान करके गिर गया, समाप्त हो गया। आर डायरेक्ट टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट बाय मिलिट्री वुड बी एक्सट्रीमली अनपॉपुलर, गवर्नमेंट को डायरेक्ट टेक ओवर करना है किसी मिलिट्री द्वारा, ये काफ़ी गलत बात है। फाइंडिंग अ लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर वुड नॉट बी ईजियर दर, और अब एक वास्तविक प्रधानमंत्री जो कि इलेक्शन से आए वो प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक डिक्लेरेशन के अनुसार, घोषणा के अनुसार, प्राइम मिनिस्टर शुड बी सिलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रधानमंत्री का चुनाव विधानसभा यानी विधान परिषद द्वारा होना चाहिए, एंडोर्स बाय द सोवरेंटी काउंसिल, और इसको सोवरेंटी काउंसिल द्वारा एंडोर्स यानी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए। एंडोर्स मतलब सपोर्ट किया जाना। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नेवर फॉर्म्ड, विधान परिषद तो कभी बनी नहीं, और सोवरेंटी काउंसिल को डिसबैंडेड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। द मिलिट्री कू अपॉइंट अनदर टेक्नोक्रेट, और मिलिट्री कू यानी सैन्य तख्तापलट के द्वारा एक और टेक्नोक्रेट का अपॉइंटमेंट कर दिया गया। बट इफ द प्रोटेस्टर डिड नॉट एक्सेप्ट मिस्टर हमदोक, अगर प्रोटेस्टर हमदोक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर सर्टेनली नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी वन द मिलिट्री अपॉइंट नेक्स्ट, तो वो अगली बार मिलिट्री किसी को भी अपॉइंट करेगी उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा राइटर कहना है। वीक लॉन्ग प्रोटेस्ट, सप्ताह भर से चलने वाली प्रोटेस्ट, इसकी वजह से देश जो है पैरालाइज सिचुएशन में पहुंच गया है, जो कि पहले से ही इनफीबल्ड इकोनॉमी था, यानी बहुत ही बेकार अर्थव्यवस्था जिसकी हो चुकी थी। इनफीबल्ड मतलब उथल पुथल वाली, डिजेबल्ड बेकार ही, और यहाँ पर महंगाई 400% से, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति महंगाई, वो 400% से भी ज़्यादा जा चुकी है, ऊंचा जा चुकी है। सोल्ड मतलब ऊंचाई गेन कर ली है। यूएन सेज, यूनाइटेड नेशन ने कहा है लगभग 1/3 पॉपुलेशन 43 मिलियन लोग जो है यानी 4.5 करोड़ लोग को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट चाहिए 2022 में, मानवीय सहायता चाहिए। सूडान नीड्स अ स्टेबल रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, सूडान को एक स्थिर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहिए जो कि क्रिटिकल चैलेंजेस, जो बहुत क्रिटिकल जरूरी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सके, उनका सोल्यूशन कर सके। द मिलिट्री हैज़ द मॉरल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेना है उसकी मॉरल यानी संवेदनापूर्ण और पॉलिटिकल राजनीतिक
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, ताकि क्राइसिस को जल्दी से डिसॉल्व किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। इट शुड इमीडिएट एंड द क्रैकडाउन, जिसकी वजह से गतिरोध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। रिस्पेक्ट द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो हुआ था, यानी कि भैया ताकत बांट लो आपस में, उसका जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट्स साइंड विद द सिविलियन लीडर्स इन 2019, जो कि जनता के लीडर्स द्वारा साथ में साइन किया गया था 2019 में। रिस्टोर द सोवेरेंटी काउंसिल, वापस से सोवेरेंटी काउंसिल को रिस्टोर करिए। एंड अलाउ द कंट्रीज ट्रांजिशन इनटू डेमोक्रेसी, और कंट्री का ट्रांजिशन जो परिवर्तन हो रहा था डेमोक्रेसी की तरफ, उसको वापस से बदलिए। ट्रांजिशन मतलब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। पेरिल मतलब डेंजर, पेरिल मतलब खतरा, ठीक है। रिस्क, डिफिकल्टी, पेरिल मतलब। क्रैक डाउन, क्लैम्प डाउन, गेटिंग टफ, पेव द वे ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है क्लियर द वे ऑफ, यानी मार्ग प्रशस्त करना। सिविलियन आपको पता ही, नॉन मिलिट्री। बेटर मतलब होता है डैमेज, स्पॉइल, बर्बाद कर देना। बेटर मतलब बर्बाद कर देना। इंस्टेबिलिटी मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कुछ भी हो सकता है। केओस मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर। केओस मतलब होता है डिसऑर्डर, ठीक है, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं। क्राइसिस, डिसऑर्डर, टर्मोइल, गड़बड़ी। ऑस्ट मतलब रिमूव, हटा देना। कू मतलब सडन चेंज, ठीक है। रीइंस्टेट मतलब वापस स्थापित करना, ब्रिंग बैक, ठीक है। टेक्नोक्रेटिक मतलब रिलेटिंग टू अ पर्सन हु इज विद बोथ पॉलिटिकल एंड टेक्निकल नॉलेज। क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, मारपीट। क्लैश वैसे दो गुटों में कहते हैं तब कहते हैं क्लैश। ट्रेटर, गद्दार, बिट्रेयर। लीव, लेट डील, ये तो खैर सभी को पता है। डिसबैंड मतलब सेपरेट, अलग कर देना, ब्रेकअप कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, डिसबैंड। प्रिविलेज मतलब एडवांटेज, विशेषाधिकार, राइट, बेनिफिट, प्रेरोगेटिव। डिक्टेटर मतलब ऑटोक्रेट, निरंकुश। अनसस्टेनेबल मतलब ग्राउंडलेस, जिसका कोई आधार ना हो, अनसस्टेबल। कंसोलिडेट मतलब अचीव करना, मजबूत करना। रीइंफोर्स, फोर्टिफाई करना। स्ट्राइक मतलब अफेक्ट, प्रभावित करना, स्ट्रक। एर मतलब गलती, मेक अ मिस्टेक। विल मतलब डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, आपको पता ही होगा। सेंस मतलब विदाउट, बिना पूछे हुए। कैलकुलेट मतलब सपोज, बिलीव, एज्यूम, नहीं कर पाए वो। एक्सरसाइज, अपनी पावर को एक्सरसाइज करना। यूज, एम्प्लॉय, यूटिलाइज। कोलैप्स मतलब फेल। टेक ओवर मतलब आधिपत्य कर लेना, ठीक है, गेनिंग पावर। अनपॉपुलर मतलब अनवांटेड, ना चाहते हुए भी। लेजिटिमेट मतलब वैलिड, लेजिटिमेट मतलब वैलिड, रीजनेबल। एंडोर्स मतलब अपहोल्ड, सपोर्ट। टेक्नोक्रेट मतलब बाकी आपको पता ही है। इनफीबल्ड, इनफीबल्ड मतलब वीकेंड, कमजोर थी पहले से ही अर्थव्यवस्था, बाद में उसको बर्बाद कर दिया सूडान में मिलिट्री कू ने। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। शोर मतलब इंक्रीज, राइज क्विकली, तेजी से बढ़ती हुई महंगाई 400% पहुंच गई थी। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय सहायता। स्टेबल मतलब फर्म, स्टेब्लिश, स्थिर करना। रिस्पॉन्सिव मतलब रिसेप्टिव, अप्रोच, एड्रेस करना, आंसरिंग करना, एड्रेस, टैकल, डील, अटेंड। तो ये कुछ हमारे ये बैकअप्स थे। दोनों एडिटोरियल अच्छे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए, इसीलिए मैंने एडिटोरियल दोनों शामिल किए हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।